हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय मिश्रा। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा समझने में बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती इस टॉपिक को समझने में। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उन दोनों को मैंने एक साथ कंपाइल करके आपके लिए इस टॉपिक को थोड़ा सा इजी बनाने का, थोड़ा सा आसान बनाने का मैंने कोशिश किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार भी है। तो जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि एक टर्म इसमें छुपा हुआ है, विजुअल। विजुअल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ दिखे, जो चीज़ हमें आसानी से हम अपने नेकेड आई से उसको देख सकें, उसे हम लोग बोलते हैं विजुअल। तो अब यहाँ पर आता है दूसरा चीज़ कि विजुअल करना है किस चीज़ को? तो नेशन को देखना है। तो जैसे मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आप बोलेंगे कि सर मैंने तो समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो बिल्कुल जैसे से मैं आपको बोलूं कि भारत दिखता है क्या क्या आपको? इंडिया क्या दिखता है आपको? तो नो सर, बिल्कुल नहीं दिखता है। कहाँ है इंडिया, कौन सा भारत? बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, ये विजुअल नहीं है। जस्ट एक ये नेम है, जिस नेम के साथ हम लोग चलते हैं कि ये हमारा देश नेशन है। बट इस टॉपिक में इसी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने वाले हैं हम लोग। और जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने इसी चीज को कोशिश कर किया है कि नहीं, एक नेशन को एक फिगर देने का, एक विजुअल। दैट मीन्स कि किसी भी चीज को हम देख सकते हैं तो क्या चीज होगा जिसको हम देख सकते हैं? तो एक पिक्चर होता है, एक तस्वीर होता है जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो जी हाँ, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सारे नेशंस को, हालांकि ज्यादा नेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर, एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही नेशन को एक फीमेल फिगर दिया गया है, जिसको देख करके वहां के लोग ये समझ लें कि ये क्या है, जर्मनी है, तो ये क्या है, एक फ्रांस है। और इसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि जो चीज दिखता है उसके लिए हमें, हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होता है। जो चीज दिखेगा उसमें ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है इन कंपैरिजन टू कि किसी भी चीज का सिर्फ नेम आप जानते हैं। ये आप अपने पर्सनल लाइफ से भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। तो दोनों ऑलमोस्ट आपका फीलिंग्स और इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिलता जुलता है। तो यहां पर देखेंगे कि बात कब की है, ये 18th एंड 19th सेंचुरी की बात है। यहां पर बहुत सारे जो आपको आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया, पर्सोनिफाइंग करने का कोशिश किया। दैट मीन्स यहां पर देखेंगे एक कीवर्ड नजर आ रहा होगा, पर्सन। दैट मीन्स कि इन्होंने क्या किया कि नेशन को एक पर्सन का शेप दिया। हमारे और आपके तरह एक पर्सन को उन्होंने क्रिएट किया, एक पेंट बनाया, और जिसमें उन्होंने कहा कि यही हमारा नेशन है और इसी को हमें नेशन मानना है। तो इस तरीके से उन्होंने किया। तो अब इसमें देखेंगे कि अब उसमें जो पर्सन की तो बात की गई, बट वो पर्सन कौन होगा? तो यहां पर देखेंगे कि वो पर्सन क्या है, एक फीमेल फिगर दिया गया है। दैट मीन्स यहां भी माता जी को प्रायोरिटी दी गई है। दैट मीन्स कि एक नेशन को जो पोर्ट्रेट किया गया है, उसको जो शेप दिया गया है, उसको एक तस्वीर में जो उतारा गया है, वो एक फीमेल के रूप में उतारा गया है। तो अब देखेंगे कि पर्सोनिफाइंग द नेशन डिड नॉट स्टैंड। यहां पर एक चीज याद रखेंगे कि ये कोई रानी या महारानी नहीं, कहीं की रानी महारानी की पिक्चर नहीं है। ऐसी कोई भी जो फीमेल है ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि ये जो फिगर है एक इमेजिनेशन पे बनाया गया है। क्योंकि अगर ये किसी के फेस से मिलता जुलता रहेगा और अगर किसी रियल लाइफ में कोई भी ऐसा फीमेल हो, तो आपको ऐसा लगता है कि उनके अंदर उन्होंने ऐसा कुछ बहुत अच्छा किया हो जिससे कि पूरे देश के लोग, दैट मीन्स पूरे नेशन के लोग उनको होमेज करे। क्या? तो रिस्पेक्ट। इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये जो फिगर है ये एक इमेजिन्ड किया हुआ फिगर है, तो उन्होंने दिया है। तो देखेंगे कि एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ, दैट मीन्स कि रियल लाइफ में ऐसी कोई भी वुमन नहीं है। और इन्हीं को नेशन का एलिगोरी बनाया गया। दैट मीन्स कि एक तरह से यहां से कह सकते हैं कि नेशन का एक सिंबल के तौर पर वुमेन को, एक फीमेल फिगर को बनाया गया। दैट मीन्स कि अब वो जो फीमेल फिगर होगा वही किसी भी कंट्री का, नेशन का एक सिंबल होगा, नेशन को वो रिप्रेजेंट करेगी। दैट मीन्स कि अगर हम अपने नेशन को देखना चाहते हैं तो दैट मीन्स कि उस फीमेल फिगर को देखें, और दैट मीन्स कि आप अपने नेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आगे इसमें देखते हैं कि इसमें देखेंगे कि जो पहली बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये आपको शायद याद होगा 1789 में हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था, आर्टिस्ट ने
यूज्ड किया था किस चीज का, इसी एलिगोरी का, टू पोर्ट्रेट आइडियाज। तो उन्होंने वहां पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन्होंने जो एलिगोरी का एक सिंबल का यूज किया था, तो यहाँ उन्होंने कोई फीमेल फिगर नहीं दिया था। तो ध्यान रहे आपको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हालांकि यहाँ पर एलिगोरी का इस्तेमाल तो किया गया था, बट उसका पर्पस नेशन नहीं था, बल्कि उसमें कुछ आइडियाज को उन्होंने रखा था, कुछ आइडियाज को उसके हिसाब से पोर्ट्रेट किया गया था, लोगों को दिखाया गया था। तो वो आइडियाज क्या था, लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। तो ये तीनों वर्ड का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वहां पर देखेंगे कि लिबर्टी को मैंने ये बना दिया है, तो ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला भी यहां से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिबर्टी को उन्होंने दिखाया था, कहां पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ध्यान रहे कि ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय की बात है। तो यहाँ पर रेड कैप एंड ब्रोकन चेन से लिबर्टी को पोर्ट्रे किया गया था। जबकि जस्टिस की अगर बात की जाए तो ब्लाइंड फोल्डेड वन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेगिंग स्केल्स। आज देखेंगे कि हमारे देश इंडिया में भी किसी भी जुडिशरी, अगर आप मूवीज वगैरह देखते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि सारे कोर्ट में एक जो फीमेल होती है उसके आंखों पे पट्टी बांधा होता है और हाथों में एक तराजू रखी हुई होती है। तो उसी चीज से इन्होंने जस्टिस को आपको बताया। और ब्लाइंड फोल्डेड दैट मीन्स कि उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई, इसीलिए हम लोग की तरफ देखेंगे लोग बोलते भी हैं कि जो कानून होता है वो अंधा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब क्या हुआ कि जो वहां पर जो हमारा जस्टिस बैठा होता है, जो हमारे जज साहब बैठे होते हैं, वो किसी भी पर्सन को नहीं पहचानता। यहाँ पर कानून अंधा का मतलब क्या हुआ कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं पहचानता कि क्या वो कॉमन पीपल है या किसी शहर का बड़ा रिच मैन है या ऑफिसर हैं या बड़े पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं। तो वो किसी को नहीं जानती, बल्कि किस चीज को जानते हैं, वो तो जिस बात को जानते हैं कि आपके अगेंस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स होगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उस डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे और उस डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के बाद वो आपको जस्टिस देंगे। दैट मीन्स कि अपना वो जजमेंट सुनाएंगे। ताकि इससे क्या होगा कि इक्वालिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये चीज बना रह जाए। दैट मीन्स कि कोई बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, लॉ के सामने हर कोई बराबर। दैट मीन्स कि सेम गलती के लिए चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो और चाहे वो कितना ही छोटा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो 25 बार पीएचडी क्यों ना किया हो, और कोई अगर सिर्फ अंगूठा छाप है, तो न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए और वो किसी पर्सन को नहीं पहचानते। तो जस्टिस को इससे पोर्ट्रेट किया गया है। अब यहां पर देखेंगे कि हम लोग चलते हैं सीधा अब फ्रांस में। तो फ्रांस में देखेंगे कि यहां पर इस लाइन नहीं, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। ये जो मैरियनी है, मैरियनी को यहां पर बनाया गया फीमेल एलिगोरी। मैरियनी को क्या बनाया गया है, फीमेल एलिगोरी। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो फ्रांस है वहां पर जो एलिगोरी ऑफ द नेशन है उसका नेम क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा, मैरियनी, 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 मैरियनी। तो मैरियनी कहाँ की है, तो फ्रांस की। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये मैरियनी का जो स्टेच्यू है, इसकी जो मूर्ति है, स्टेच्यू है, इसको पब्लिक स्क्वायर, पब्लिक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग भाई चौराहा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चौराहा। और इंग्लिश में इसको लोग आपको राउंड अबाउट भी बोलते हैं। तो जहां पर दैट मीन्स देखेंगे कहीं कहीं पर ऐसे गोलंबर रहता है, एक सड़क यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो इस जगह पर मैरियनी के इमेज को रखा गया ताकि वहां पर चारों तरफ से आने जाने वाले लोग उस फीमेल एलिगोरी को देखें और अपने नेशन के प्रति उसके मन में रिस्पेक्ट बढ़े। और जब ये सारे लोगों का एक ही सिंबल होगा नेशन का, तो इसका मतलब है कि सारे लोगों के अंदर जो यूनिटी की भावना है वो डेवलप होगा। और जब यूनिटी होगा तो लोगों के अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, यूनिटी होगा तो लोग एक दूसरे को कोऑपरेट भी करेंगे। और इस तरीके से जब देश में यूनिटी होगा तो किसी भी आउटसाइडर के लिए या किसी भी आपको एब्सोल्यूट मोनार्क के लिए रूल कर पाना इम्पॉसिबल होगा, या फिर कोई डिक्टेटर भी वहां पर नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है कि वहां के लोग जिस पर्सन को चाहेंगे अपने नेशन का लीडर्स बनाना, अपने नेशंस का रूलर बनाना, वही वहां का रूलर बनेगा, ना कि कोई जोर जबरदस्ती के साथ वहां पर रूलर बने। तो इसका मतलब है कि चौराहे पे देने का मतलब होता है कि वहां चारों तरफ से लोग और ज्यादा से ज्यादा लोग उनको देख पाए। तो ध्यान रखेंगे बाद में, ताकि और अब ये तो पॉसिबल है कि कोई भी ऐसे लोग हो जो खास करके रूरल एरियाज में रहते हैं, तो वहां पर तो कोई राउंड अबाउट होता नहीं है, दैट मीन्स वहां पर तो कोई चौराहा होता नहीं है। तो फिर उन लोगों के बीच में कैसे ये पहुंचे मैरियनी का इमेज, तो उन्होंने उसके लिए क्या क्या देखेंगे, मार्क्ड ऑन क्वाइंस एंड स्टाम्प्स।
आप देखेंगे कि जो क्वाइंस होता है, जो सिक्का हम लोग यूज करते हैं 1 रुपये 2 रुपये का, उस सिक्के पर भी मैरियने की इमेज को पोर्ट्रे कर दिया गया, क्योंकि सिक्का तो हर किसी के पास पहुंचेगा और हर कोई देखेगा, तो अगेन उसके अंदर भी अपने नेशंस को लेकर के उसके मन में रिस्पेक्ट की जो भावना है वो जगेगी, और जिससे देश में जो यूनिटी होगा लोगों के अंदर कि चलो हम सबका एक ही नेशन है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही साथ स्टाम्प्स, अगर आपने कभी लेटर वगैरह पोस्ट किया होगा तो देखेंगे उस पर स्टाम्प लगता है, स्टिकर, और उसमें हमारे देश में भी बहुत बड़े जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं जिसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, उसके इमेज को पोर्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं जर्मनी में। तो जर्मनी में भी सिमिलरली जो वहां का एलिगोरी था उसको बनाया, जर्मन नेशन का, उसको क्या बनाया गया था, उसका नाम था जर्मीनिया। ध्यान रखेंगे जर्मनी में नाम मिलता जुलता भी है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। तो जर्मनी में जो फीमेल एलिगोरी थी उसका नाम था जर्मीनिया। तो जर्मीनिया यहाँ पर देखेंगे आप अपने बुक में, तो उसमें क्या है, क्राउन ओक लिप्स, कैप की तरह अपने सर पर पहनी है वो क्राउन ओक लिप्स, और इसका मतलब होता है जर्मन ओक को वहां पर स्टैंड फॉर हीरोइज्म। तो वहां पर जो ओक होता है उसको लोग हीरोइज्म का सिंबल मानते हैं। दैट मीन्स कि जो जर्मीनिया है उसके सर पे जो ओक लिप्स है, इसका मतलब है कि वो हीरोइज्म का प्रतीक है, और इसका मतलब है कि जर्मनी के लोग हीरो हैं और अपने नेशंस को प्रोटेक्ट करने में और अपने देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनाए रखने में, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड को मेंटेन करने में वो लोग कैपेबल हैं। और कोई भी, चाहे वो डिक्टेटर हो या फिर एब्सोल्यूट मोनार्क हो या फिर कोई भी और आकर के वहां पर जोर जबरदस्ती से रूल नहीं कर सकता, क्योंकि वहां के लोग अपने आप में सबके सब हीरो हैं। इसलिए अपने देश का रूलर वो उसी को चुनेंगे जो उनके लिए लग रहा है कि सही है और उनके लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक मैंने देखेंगे जो बुक के साइड में रहता है, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वहां के ब्रैकेट से भी कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू में डाल दिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने वहां से लिया कि जो जर्मीनिया पेंटिंग्स है वो प्रिपेयर किया गया है फिलिप विट के द्वारा 1848 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखेंगे जर्मीनिया पेंटिंग्स को किसने बनाया था, तो इसका नाम है फिलिप विट, तो आप इसका नाम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे जब उसी के नीचे में तो मीनिंग ऑफ द सिंबल्स, तो यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो आप यहां से मान ही लो कि आपको एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा आपके एमसीक्यू में। तो यहां देखते हैं ब्रोकन चेन्स फ्रीड, फ्रीड का मतलब क्या है, फ्रीडम को, ये किस चीज को दिखाता है, तो फ्रीडम को दिखाता है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, ब्रिज प्लेट विद द ईगल, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। दैट मीन्स कि देखेंगे कि ईगल जो होता है, नॉर्मली हम लोगों में जो पाए जाने वाले बर्ड्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा हाइट तक जो उड़ने की कैपेसिटी होती है वो ईगल में ही होता है। इसीलिए तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा हाइट पे कौन उड़ सकता है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो, तो इसका मतलब ईगल के पास स्ट्रेंथ होता है, और वहां पर ईगल दिखे तो स्ट्रेंथ। अभी आप देखेंगे क्राउन ऑफ ओक लिप्स जो अभी हमने देखा है हीरोइज्म को दिखाता है। स्वर्ड जो होता है, तलवार से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फाइट, तो दैट मीन्स कि रेडी टू फाइट को ये इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे ओलाइव ब्रांच अराउंड द स्वर्ड, विलिंगनेस टू पेक पीस, पीस बनाने के लिए। अब देखेंगे कोई भी चीज को अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। अगर तलवार के चारों तरफ किसी भी चीज को लपेट रहे हैं तो इसका मतलब यू आर नॉट रेडी टू वार, क्योंकि तलवार को जब ढकी रहे हैं तो लोगों को काटेंगे कैसे, मारेंगे कैसे। तो इसका मतलब ऐसा कुछ सेंटेंस लगे कि जो तलवार के ऊपर चीजों को लपेटा जा रहा है उसके धार को बंद कर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या चाह रहा है, पीस चाह रहा है। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्रैक कलर, ये क्या दिखा रहा था, लिबरल नेशनलिस्ट बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स एंड रेज ऑफ द राइजिंग सन। तो ये तो ऑब्वियस है, राइजिंग सन का मतलब क्या होता है, न्यू एरा, न्यू दिन की शुरुआत। तो न्यू एरा का मतलब क्या हुआ, नए समय की शुरुआत का, ये आपको पिक्चर जो है वो इंडिकेट करता है। तो इसको आप जरूर याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके एक क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में, आपको इस टॉपिक को देख के ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग बहुत ही क्लोज चले गए हैं इस बुक, इस टॉपिक्स का, इस चैप्टर्स का, सॉरी, उसके लगभग एंड पे हैं। इसके बाद एक छोटा सा स्लाइड मैं बनाऊंगा, वो आपको इस पे बाल्कन्स पे, मैंने सोचा बाल्कन्स पे एक छोटा सा स्लाइड अलग से बना दूं।
ताकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। बट अभी हमारा है इसका तो एम्पियरलिज्म का। तो अब देखिए कि व्हाट इज एम्पियरलिज्म। तो एम्पियरलिज्म क्या है कि एक पॉलिसी है। एम्पियरलिज्म क्या है? एक पॉलिसी है जिसमें कंट्री क्या होता है कि एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, है ना। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो वो क्या करते हैं? अपनी टेरिटरीज को बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए ये एक कोई कंट्री है और ये कंट्री क्या कर रहा, अपने आसपास के कंट्री को अपने में मर्ज कर लेता है। क्या कर लेता है? ये मर्ज कर लेता है, ठीक है। तो यही हुआ एक्सटेंड टेरिटरीज। एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, दैट मीन्स ऑब्वियसली है कि जब कोई कंट्री, ये कंट्री मान लिए कि ये कंट्री अगर इस कंट्री पे कब्जा करता है तो यहाँ पर ये अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस भी करेगा, इस कंट्री के ऊपर सारा रूल एंड रेगुलेशंस को भी अपना फॉलो करवाएगा। तो यही चीज ये कह रहा है फॉर वेरियस गेन। अब बेन क्या देखेंगे, अगर आप किसी भी कंट्री पे अपना, किसी कंट्री को अपना कॉलोनी बनाते हैं तो आपको उससे क्या क्या मिलता है? तो आपको पता है, एक तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहला चीज आपके पास वेल्थ आएगा, ठीक है। आपका एरिया बढ़ जाएगा, आपके पास रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे तमाम कई सारी चीजें हैं जो आपको वहां से बेनिफिट मिलने वाला है। तो लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स। इसका मतलब है कि अगर लास्ट में देखेंगे 19th सेंचुरी का, तो नेशनलिज्म जो है वो अब आपको, जो मेन इसका पहले बेस था, वो बेस क्या था? लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। अब वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? तो आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका ये यहाँ तक क्या कहना चाह रहा है कि अगर 19th सेंचुरी के ये लिखा है कि बाय द लास्ट क्वार्टर, तो अगर हम देखें ये बाय द लास्ट क्वार्टर का मतलब क्या हुआ कि 1870 के बाद ये चेंज कब हो जाता है? 1870 के बाद। 1870 से पहले जो मेन आइडियोलॉजी था वो क्या था कि हर जगह पर लिबरल और डेमोक्रेटिक नेशंस की बात करते थे। बट ये चेंज हो गया। कब चेंज हो गया? 1870 के बाद चेंज हुआ। तो क्यों चेंज हुआ? नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंग इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। अब क्या हो गया, ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप ही थे जो पहले आपस में मिल करके अपने नेशन को एक डिस्पोटिज्म से, दैट मीन्स कि निरंकुश राजा से या फिर किसी डिक्टेटर से अपने आप को आजाद कराने का जो मेन एक ही पर्पस सबका होता था। बट अब लोगों का आइडियोलॉजी क्या हो गया? चेंज हो गया। किसका? तो नेशनलिस्ट का ही। अब इसका जब आइडियोलॉजी चेंज हो गया तो अब ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स कि अब जो ये नेशनलिस्ट है ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ एवर रेडी टू गो टू वार। और हमेशा, एवर का मतलब क्या हो गया कि अब हमेशा ये लोग वार करने को तैयार हैं। जहां सिर्फ एक साथ एकजुट होकर के इसका एक पर्पस होता था, अब ये नेशनलिस्ट अपने आप में अलग अलग आइडियोलॉजी पे हो गए और आपस में ही एक दूसरे से वार करने को तैयार हैं। अब इसमें बहुत सारे, इस परिस्थिति का मजाक कौन लेने लगा? जो यूरोपियन पावर्स हैं, इन्होंने क्या किया? नेशनलिस्ट एस्पायरेशन को भी इन्होंने थोड़ा सा अलग शेप दे दिया। अब जो नेशनलिस्ट एस्पायरेशन एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन बनाने का नहीं, बल्कि इसका पर्पस अब चेंज हो चुका है। अब क्या? तो अब देखेंगे यूरोपियन फर्दर देयर ऑन इंपीरियलिस्टिक एम्स। दैट मीन्स कि अब जो यूरोप है वो अपना किस पे चला गया है? इंपीरियलिस्टिक एम पर। इंपीरियलिस्टिक एम का मतलब क्या हो गया कि अगेन अब ये कॉलोनाइज्ड करना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा कि अलग अलग नेशंस को अब कॉलोनाइज्ड करना शुरू कर देगा। मतलब कि अपना अधिकार को अब ये अलग अलग नेशन के ऊपर भी बढ़ाना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि अब जो यूरोप में है, तो यूरोप में अब ये डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक की बातें आप छोड़ दीजिए। अब ये चाहते हैं कि अपना एरिया को एक्सपैंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को यूरोप में मर्ज करें। तो इस तरीके से यहाँ पर था। जो इसके बाद का आपको सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है बाल्कन्स, और इस पे हम कल एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और इस तरीके से आपका नेशनलिज्म इन यूरोप खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई और दूसरा चैप्टर मैं शुरू करूं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आगे आगे लेक्चर में मैं दूसरा आपको चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।